हेलो फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इसका एक महत्वपूर्ण भाग पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाएं एवं परंपराएं कॉन्सेप्ट एंड टेंडेंसी, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नारीवाद, यानी नारीवाद की अवधारणा, नारीवाद की सिद्धांत, नारीवाद एक विचारधारा के रूप में, नारीवाद के प्रकार, नारीवाद का विकास प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, प्रमुख नारीवादी विद्वान, इन समस्त प्रकार के बिंदुओं को लेकर हमारी एक व्यापक चर्चा रहेगी, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह हमारी वीडियो सीरीज आपके लिए अति लाभदायक है। तो आइए आज की क्लास को टू द पॉइंट शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोग राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इन समस्त प्रकार के टॉपिकों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से और अन्य वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नारीवाद एक अवधारणा के रूप में। जिसमें हम नारीवाद का विकास, नारीवाद के प्रकार, समकालीन समय में नारीवाद की भूमिका, नारीवाद से जुड़े हुए प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, इन समस्त बिंदुओं को लेकर हमारा अध्ययन रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। नारीवाद यानी फेमिनिज्म, इसके समांतर शब्द का प्रयोग किया जाता है नारीवाद एक बौद्धिक, दार्शनिक और राजनीतिक समांतर श्रृंखला है। नारीवाद क्या है? तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि नारीवाद एक बौद्धिक, दार्शनिक, राजनीतिक समांतर श्रृंखला है, जिसके केंद्र में महिलाओं के लिए समान अधिकार और कानूनी संरक्षण का विचार निहित है। यानी कि नारीवाद की मूल मान्यताएं क्या है? नारीवाद की अवधारणा क्या कहती है कि महिलाओं के लिए समान अधिकार और कानूनी संरक्षण का जो विचार है वो नारीवाद के केंद्र में है। नारीवाद की संकल्पना में विभिन्न आंदोलन, सिद्धांत, दर्शन, विचारधारा इत्यादि शामिल है। नारीवाद की अवधारणा व्यापक है, जो लैंगिक असमानता, नारी अधिकार और नारी हितों से संबंधित होते हैं। यानी कि नारीवाद की जो संकल्पना है, जो अवधारणाएं हैं, यह किसी एक बिंदु को लेकर नहीं चलती है। इसमें कई प्रकार के अन्य बिंदु भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से इसकी मूल मान्यता यही है कि ये महिलाओं के लिए, नारियों के लिए समान अधिकार और कानूनी संरक्षण की बात करती है। नारीवाद की अवधारणा पर हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार के लेक्चर आ सकते हैं।
क्योंकि हम इसमें व्यापक रूप से इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं ताकि आगामी परीक्षाओं में हमारा कोई भी सवाल इस टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस टॉपिक से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल और आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, उन समस्त प्रकार की रणनीति पर हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। नारीवाद राजनीतिक आंदोलनों, विचारधाराओं, सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है। यानी कि इसमें राजनीतिक आंदोलन भी शामिल है, सामाजिक आंदोलन भी शामिल है, आर्थिक आंदोलन भी शामिल है, विचारधाराएं भी शामिल है, जो राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक समानता को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना भी शामिल है। यानी कि इसमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना भी नारीवाद की अवधारणा में शामिल है। कुल मिलाकर कहें तो नारीवाद की अवधारणा समान अधिकार, समान सिद्धांतों यानी समानता के और स्वतंत्रता के लक्ष्य को लेकर चल रही है। तो यहां से नारीवाद के बारे में सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, या नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों पर बल देती है। जो पुरुषों को अधिकार मिल रहे हैं, जो पुरुषों को स्वतंत्रता मिल रही है, वही अधिकार और वही स्वतंत्रता महिलाओं को मिलनी चाहिए। यह बात नारीवाद कहता है, नारीवाद की संकल्पना कहती है। यानी कि पुरुषों के बराबर दर्जा है जो महिलाओं को मिलना चाहिए। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्त्री और पुरुषों के समान अधिकारों पर बल देती है, इसकी बात करती है। आगे है, नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच बहुत सारी असमानताएं हैं। ये ना तो प्राकृतिक है और ना ही आवश्यक है। यानी नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष में बहुत सारी असमानताएं विद्यमान हैं, जो न तो प्रकृति ने दी है, न ही वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए आवश्यक है। इसलिए इन असमानताओं को बदला जा सकता है, इन्हें दूर किया जा सकता है। यानी कि जो पुरुष और महिलाओं के मध्य जो भेदभाव हो रहे हैं उसको बदला जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जा सकता है, ताकि स्त्री और पुरुष एक समान जीवन व्यतीत कर सके, एक सकुशल जीवन जी सके। यह है जो नारीवाद की संकल्पना कहती है। आगे हम बात करें पितृसत्ता, जिसका नारीवाद है जो घोर विरोध करता है। पेट्रियार्की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेट्रियार्की, यानी पितृसत्ता की जो अवधारणा है, नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का मुख्य कारण पितृसत्ता है। तो सवाल आ सकता है कि नारीवाद के अनुसार स्त्री और पुरुष के बीच असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो पेट्रियार्की, पितृसत्ता। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पुरुषों को प्रधान समझा जाता है और महिलाओं को यानी नारियों को कमजोर यानी निम्न समझा जाता है, और पुरुष को स्त्रियों के मुकाबले ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी पितृसत्ता में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं को निम्न महत्व प्रदान किया जाता है। जैसे भारतीय समाज के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय समाज में पुरुष प्रधान समाज
पुरुष ही परिवार का मुखिया होता है, सामान्यतः हमें देखने को मिलता है। महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर घर के कामकाज तक ही सीमित रखा जाता था प्राचीन काल में। लेकिन वर्तमान में भी कुछ इस प्रकार के मुद्दे हैं जहां महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लड़कों की शिक्षा, पालन पोषण, आजादी को विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन इसके विपरीत लड़कियों को बहुत सारी पाबंदियां उन पर लगाई जाती हैं, उन पर थोपी जाती हैं। उन्हें मुक्त शिक्षा, मुक्त विचरण, मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें नहीं। लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता है, यानी ये बात हो रही है पितृसत्ता की, पेट्रियार्की। इसलिए नारीवाद की संकल्पना महिलाओं को समान अधिकार दिलाना चाहती हैं जो पुरुषों को मिले हुए हैं। यह व्यवस्था प्रकृति ने नहीं बल्कि समाज ने बनाई है। यानी कि जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे हैं, जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमजोर समझा जाता है, निम्न समझा जाता है, उनको घर के कार्यों तक ही सीमित माना जाता है, ये सभी प्रकार की जो मान्यताएं हैं ये प्रकृति ने नहीं बनाई है, न ही भारत के संविधान ने बनाई है, न ही विश्व के लोगों ने बनाई है। ये समाज द्वारा निर्मित है और इन्हें बदला जा सकता है। समाज ने ही स्त्री और पुरुष के कामों को घर और बाहर के कामों में बांटा है। इसलिए नारीवादी पितृसत्ता समाज की आलोचना करता है। यानी कि नारीवाद की संकल्पना पितृसत्ता समाज की आलोचना करती है, क्योंकि पितृसत्ता समाज ने ये मान्यताएं बना रखी है कि नारियां घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित है, जबकि पुरुष घर का मुखिया है जो चारों तरफ कार्य कर सकता है। आगे हम बात करते हैं नारीवादियों का तर्क है कि स्त्री पुरुष में मुख्य रूप से दो प्रकार की असमानता है। पहली है जैविक असमानता, दूसरी है लैंगिक असमानता। आइए क्या है ये असमानता, इसके बारे में अलग अलग जानते हैं। जैविक असमानता प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा निर्धारित है। जैसे जीव विज्ञान के अनुसार सिर्फ औरतें ही गर्भ धारण करके बच्चों को जन्म दे सकती है, पुरुष ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो असमानता है पुरुष और महिला के मध्य, तो यह एक जैविक असमानता है जो कि एक प्राकृतिक है। जबकि एक असमानता होती है वह है लैंगिक असमानता, जो सामाजिक है, जो कि समाज के द्वारा बनाई गई है, समाज ने इसे पैदा किया है लैंगिक असमानता को। लेकिन जरूरी नहीं कि बच्चों का पालन पोषण भी स्त्रियां ही करें, पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष भी बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। यह कार्य केवल महिला का ही नहीं है। काम के बंटवारे को लेकर भी स्त्री और पुरुष में असमानता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि घर का कामकाज केवल महिला ही करे, पुरुष भी कर सकता है। खाना बनाने का काम पूरा काम महिला ही करे, ये जरूरी नहीं है। एक टाइम महिला भी बना सकती है और एक टाइम पुरुष भी बना सकता है। काम के बंटवारे को लेकर स्त्री और पुरुष में असमानता पाई जाती है। स्त्री को घर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है और पुरुष को बाहर के कामों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि महिला भी बहुत सारा काम करती है। तो इस प्रकार की जो लैंगिक असमानता है ये सामाजिक है, समाज द्वारा पैदा की गई है, समाज के द्वारा निर्मित है, इसे बदला जा सकता है।
तो ये नारीवाद की संकल्पना कहती है। आगे हम बात करें हैं पाश्चात्य नारीवादी विद्वान मैगी हम और रेबुका वालकर, जिनके अनुसार नारीवाद इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। इन विद्वानों के अनुसार मैगी होम और रेबुका वालकर, इनके अनुसार नारीवाद के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला कालखंड है जो 19वीं सदी के आरंभ से लेकर 20वीं सदी के आरंभ तक। दूसरा कालखंड 1960 से 1970 के दशक के मध्य तक, और तीसरा कालखंड है 1990 से वर्तमान तक। इन अवधियों में महिलाओं के लिए जो आंदोलन हुए, जो महिला समानता और महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संघर्ष हुए, तो इन कालखंडों में इन्हें बांटा गया है, जिनके बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से बात करेंगे। यानी कि नारीवाद के इतिहास का उदय इन 3 कालखंडों के दौरान हुए नारीवादी आंदोलन से हुआ। यानी नारीवाद की जो संकल्पना हमारे सामने आई है वो एक आंदोलन से नहीं है, उसमें कई प्रकार के आंदोलन, कई प्रकार की विचारधाराएं शामिल है। यानी नारीवाद के इतिहास का उदय इन 3 कालखंडों के दौरान हुए नारीवादी आंदोलनों से हुआ है, जिनको हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो ये जो विभाजन है ये मुख्य रूप से मैगी होम और रेबुका वालकर का है। यदि हम प्राचीन काल में बात करें तो प्लेटो के समय प्लेटो ने महिलाओं को, जिसमें संरक्षक वर्ग है, उसमें प्लेटो ने महिलाओं को समान दर्जा दिया है, पुरुष के बराबर। लेकिन अन्यतर प्लेटो भी महिलाओं के साथ उसे निम्न दर्जे का मानता है। लेकिन प्लेटो के विपरीत अरस्तु महिलाओं को द्वितीय दर्जे का मानता है, यानी कि महिलाओं को वह दासता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। इस प्रकार प्राचीन काल में भी महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया जाता था। उन्हें पुरुषों के बराबर समानता का दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, और मध्यकाल और आधुनिक काल में जॉन लॉक, जिनके विचारों में भी, और आगे रूसो ने भी महिलाओं को द्वितीय दर्जा का माना है। यानी कि महिलाओं की समानता के लेकर, पक्ष को लेकर रूसो महिलाओं को भी निम्न मानता है पुरुषों की तुलना में। आगे मेरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट, जिसने मुख्य रूप से महिलाओं के लिए आंदोलन किया और महिलाओं के अधिकारों को लेकर विशेष रुचि दिखाई है, मेरी वोllस्टोनक्रॉफ्ट, जो एक उदार नारीवादी विचारक है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने नारी को लेकर, नारियों की भूमिका को लेकर, महिलाओं को लेकर कुछ अपने विचार है जो सकारात्मक व्यक्त किए हैं महिलाओं के बारे में J.S. मिल ने। आधुनिक पश्चिमी नारीवादी आंदोलन को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है या किया गया है। नारीवादी आंदोलनों के पहले चरण में, जो पहला चरण है
19वीं शताब्दी में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया। यानी कि पहले चरण में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया था, जैसे वोट का अधिकार। यह आंदोलन 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक सक्रिय रहा। यानी कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए, इसको लेकर यह आंदोलन हुए पहले चरण में। नारीवादी आंदोलन का जो दूसरा चरण है, जो 1960 से 1970 के 80 के दशक के मध्य जो हुआ, उसमें महिलाओं के सामाजिक समानता और कानूनी समानता के अधिकारों पर बल प्रदान किया गया। महिलाओं के सामाजिक समानता तथा कानूनी समानता के अधिकार पर बल दिया गया था इस अवधि में, यानी दूसरे चरण में। दूसरे चरण की शुरुआत उदारवादी आंदोलन के साथ 1960 में हुई। नारीवादी आंदोलन का तीसरा चरण मूलतः दूसरे चरण का ही विस्तार था, जिसमें दूसरे चरण के आंदोलन की कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक कानूनी समानता के साथ साथ आर्थिक समानता को भी जोर दिया गया, और इस आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई। यानी कि नारीवाद के आंदोलन के पहला चरण है जिसमें राजनीतिक अधिकार की बात की गई महिलाओं के लिए, और दूसरे चरण में महिलाओं के लिए सामाजिक और कानूनी समानता की बात कही गई, और तीसरे चरण में आर्थिक समानता को भी शामिल कर लिया गया। नारीवादी विचारधारा उत्तर आधुनिक विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। यद्यपि इसका मूल आधार मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट तथा जेस मिल के विचारों में पाया जाता है। यानी कि नारीवादी जो विचारधारा है, जो संकल्पना है, ये एक उत्तर आधुनिक विचारधारा है। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा भी हमारे सिलेबस में शामिल है, जिसके ऊपर भी हमारा वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा और इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके बारे में भी हमने विस्तार से बात की है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। तो नारीवाद कैसी विचारधारा है? तो एक उत्तर आधुनिक विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई मुख्य रूप से। यदि भी इसका मूल आधार मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट और जेस मिल के विचारों में पाया जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में। इन विचारकों ने भी पुरुषों व महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में भेदभाव समाप्त करने पर बल दिया। यानी कि मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट और जेस मिल ने महिलाओं के और पुरुषों के मध्य सार्वजनिक जीवन में भेदभाव जो जारी था उसे समाप्त करने पर बल दिया था। इन विचारकों ने पुरुष व महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन का समर्थन किया तथा महिलाओं के लिए भी समान स्वतंत्रता और अधिकारों का समर्थन किया। यानी कि मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट और जेस मिल, जिन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के लिए पुरुषों के समान वेतन और समान स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का समर्थन किया। उदारवादी विचारकों में लॉक व बेंथम ने मानवीय समानता पर बल दिया, परंतु महिलाओं की समानता की उपेक्षा की। तो हम कह सकते हैं उदारवादी विचारकों में जो आधुनिक विचारक है लॉक और जेरेमी बेंथम, इन्होंने समानता की बात तो की थी, मानवीय समानता की बात की, लेकिन महिलाओं की समानता की इन्होंने उपेक्षा कर दी थी। लेकिन रूसो भी महान मानववादी विचारक था, लेकिन उसने महिलाओं को पुरुषों से बौद्धिक व तार्किक रूप से हीन माना रूसो ने। तो हम कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से तीनों विद्वान लोग हैं, बेंथम है और रूसो,
इन्होंने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंका है, निम्न माना है। लेकिन मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान माना है। लेकिन लॉक, बेंथम और रूसो इन्होंने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न माना, इसलिए इन्होंने महिलाओं की समान शिक्षा का समर्थन नहीं किया। यानी रूसो जैसे महान मानववादी विचारक ने भी महिलाओं को पुरुषों से बौद्धिक व तार्किक रूप से हीन माना, कमजोर माना। इसलिए रूसो है जो महिलाओं की समान शिक्षा का समर्थन नहीं करता है। आगे हम नारीवाद के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें उदारवादी नारीवाद है, मार्क्सवादी नारीवाद है, उग्र नारीवाद है, सांस्कृतिक नारीवाद है, पारिस्थितिकी नारीवाद है। बहुत सारे नारीवाद के प्रकार हैं जिनको हम अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नारीवाद का जो पहला प्रकार है, नारीवाद का पहला प्रकार उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। क्या है, इसकी मूल मान्यताएं क्या है और इसके समर्थक कौन हैं? तो आइए, नारीवाद का पहला प्रकार, नारीवाद की पहली लहर, जिसमें मुख्य रूप से मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे प्रमुख विद्वान शामिल है, जो मुख्य रूप से उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उदार नारीवाद, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवाद नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है। इस प्रकार के भी सवाल आए हैं कि नारीवादी आंदोलन का पहला चरण था उदारवादी, उग्र नारीवाद, मार्क्सवादी नारीवाद या सांस्कृतिक नारीवाद। तो हम कह सकते हैं कि उदार नारीवाद नारीवादी आंदोलन का पहला चरण माना जाता है। इसकी पहली महत्वपूर्ण प्रवक्ता मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट थी। मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट, जो एक उदार नारीवादी महिला विद्वान हैं, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने अपनी रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखी। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, यह रचना मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट की है, जो कि 1793 में हमारे सामने आई। इस रचना में मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट ने महिलाओं के लिए समान अधिकार एवं विशेषाधिकारों का समर्थन किया जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो विशेषाधिकार पुरुषों को प्राप्त है वे महिलाओं को भी प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि महिला भी मूलतः एक मानव प्राणी है। मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट क्या कहती है? वे अपनी मुख्य रचना ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, जिसका प्रकाशन 1793 ईस्वी में हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि महिलाओं के लिए भी समान अधिकार और विशेषाधिकार होने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त है, क्योंकि महिला भी मूलतः एक मानव प्राणी है और मानव प्राणी के नाते महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरी वोलेस्टोक्रॉफ्ट के अनुसार राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सकता है यदि महिलाओं को शिक्षा व अवसर एक विवेकशील प्राणी होने के नाते प्राप्त हो।
मैरी वोllstonecraft अपनी रचना में कहती है कि महिलाओं के लिए जो लैंगिक भेदभाव हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जो राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में, उन्हें समाप्त किया जा सकता है यदि महिलाओं को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए तो। क्योंकि महिला विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी के नाते वह शिक्षा के माध्यम से इन भेदभावों का सामना कर सकती है। आगे जॉन स्टुअर्ट मिल एवं हैरियट टेलर। हैरियट टेलर जॉन स्टुअर्ट मिल की पत्नी थी। इन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा। मिल व टेलर दंपति ने, मिल और टेलर दंपति ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो तार्किक होगा, जिसमें जन्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी पत्नी हैरियट टेलर, जिनका संबंध उदारवादी नारीवादी अवधारणा से है, यानी कि इस लायक से है, इसके नारीवाद के इस प्रकार से है। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि उदार नारीवाद से के प्रमुख विद्वान कौन कौन हैं या समर्थक कौन कौन हैं। तो हैरियट टेलर, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैरी वोllstonecraft मुख्य रूप से एक ऐसे समाज के निर्माण का प्रस्ताव रखा जो तार्किक होगा, जिसमें जन्म के आधार पर लैंगिक भेदभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए महिलाओं को मताधिकार का अधिकार एवं पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अमेरिकी विचारकों में विशेषकर बेटी फ्रीडमैन ने अपनी रचना द फेमिन मिस्टेक लिखी। द फेमिन मिस्टेक, यह मुख्य रूप से रचना किसकी है? बेटी फ्रीडमैन की है। और उसमें उन्होंने कहा कि उस सांस्कृतिक मिथ्या को दूर करने का प्रयास किया। यह रचना 1965 में हमारे सामने आती है, 1965 में। किसने लिखी? बेटी फ्रीडमैन ने लिखी, जो अमेरिकी विचारक है। इसमें उसने उस सांस्कृतिक मिथ्या को दूर करने का प्रयास किया जिसमें यह माना जाता है कि घरेलू जीवन में महिला की सुरक्षा एवं पूर्णता की प्राप्ति होती है। बेटी फ्रीडमैन कहती है कि यह एक सांस्कृतिक मिथ्या है कि जहां महिलाओं को कहा जाता है कि आपको घरेलू जीवन में सुरक्षा और पूर्णता की प्राप्ति होगी। यह एक झूठा दावा है। कौन कहती है? बेटी फ्रीडमैन कहती है अपनी रचना द फेमिन मिस्टेक 1965 उसमें। इसी मान्यता के कारण रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के लिए प्रवेश को हतोत्साहित किया जाता है। जो ये सांस्कृतिक मिथ्या है, इसके कारण ही महिलाओं के प्रवेश को हतोत्साहित किया जाता है रोजगार, राजनीति और सार्वजनिक जीवन में। बेटी फ्रीडमैन के अनुसार महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अनाम की समस्या है। तो ये एक प्रकार का कथन है कि किस विद्वान के अनुसार महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या अनाम की समस्या है, तो यह है द फेमिन मिस्टेक की लेखक बेटी फ्रीडमैन के अनुसार। महिलाओं में घरेलू कार्यों के कारण निराशा और अप्रसन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में अपने व्यक्तित्व का विकास करने से वंचित हो जाती है। इसलिए तो इस प्रकार की बातें हैं जो बेटी फ्रीडमैन, अमेरिकी विचारक, द फेमिन मिस्टेक उनकी मुख्य रचना, जिसमें अपने विचारों का प्रतिपादन करती है 1965 में। तो हम कह सकते हैं कि उदार नारीवाद के मुख्य रूप से समर्थक कौन कौन हैं? सबसे पहले जो समर्थक थी
नारीवादी विचारक मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट, उसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी पत्नी हैरियट टेलर, उसके बाद बेटी फ्राइडमैन, द फेमिनिन मिस्टेक, और जॉन स्टुअर्ट मिल की मुख्य रचना है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और वेरी वॉलस्टोक्राफ्ट की रचना है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। आगे बात करते हैं उदारवादी नारीवाद की मूल दार्शनिक मान्यता क्या है। तो उदारवादी नारीवाद की मूल दार्शनिक मान्यता व्यक्तिवादी आधार पर निर्मित है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों का समान नैतिक महत्व है, इसलिए उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, और यही बात नारीवाद की संकल्पना कहती है। अतः लिंग, प्रजाति, धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए। तार्किक रूप से व्यक्ति का महत्व उसकी प्रतिभा, गुण और चरित्र के आधार पर होना चाहिए। इसलिए उदारवादियों ने सभी के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया। किसी भी रूप में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जेएस मिल ने महिलाओं के लिए समान नागरिकता और समान राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो हम कह सकते हैं कि उदार नारीवाद की मूल दार्शनिक मान्यता व्यक्तिवाद पर टिकी हुई है, और इसके मुख्य प्रवक्ता है जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान नागरिकता और समान राजनीतिक अधिकारों का समर्थन करता है कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल और उनकी पत्नी हैरियट टेलर। अतः उदारवादी नारीवाद मूलतः सुधारवादी है, सुधार पर बल देते हैं। इसलिए ये मूल रूप में पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता के समर्थक है, न कि पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। यानी अतः उदारवादी नारीवादी मूलतः सुधारवादी है, इसलिए ये मूल रूप में पुरुष और महिला के मध्य समानता के समर्थक है, न कि पितृसत्तात्मक समाज की सत्ता को परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए इनके अनुसार निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य का जो भेद बना रहेगा, व्यवहारिक उदाहरणों को देखने से यह प्रतीत होता है कि पश्चिमी देशों में महिलाओं को तलाक के अधिकार, गर्भपात एवं समान वेतन के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यह उल्लेखनीय बिंदु है कि समकालीन लोकतांत्रिक युग में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार ये सभी बिंदु हमें महिलाओं को तार्किक रूप से पुरुषों के समान समझते हैं। उदारवादी नारीवाद महिलाओं और पुरुषों के मध्य प्रकृति एवं प्रवृत्ति में भेद मानते हैं। प्रकृति और प्रवृत्ति में भेद मानते हैं। कैसे? इनके अनुसार महिलाओं का झुकाव परिवार एवं घरेलू जीवन के प्रति स्वाभाविक होता है। अतः बेटी फ्राइडमैन ने कहा कि महिलाओं के लिए घर एवं परिवार को केंद्रीय रूप में महत्वपूर्ण माना, लेकिन आमूल नारीवादियों ने इस मान्यता को अस्वीकृत कर दिया। आमूल नारीवादी, जिसको हम उग्र नारीवादी भी कहते हैं, कट्टरपंथी नारीवादी भी कहते हैं और रेडिकल नारीवादी भी कहते हैं, यानी कि आमूल नारीवाद भी नारीवाद का एक प्रकार है, जिसको हम रेडिकल फेमिनिज्म भी कहते हैं, कट्टरपंथी नारीवाद भी कहते हैं, रेडिकल नारीवाद भी कहते हैं और उग्र नारीवाद भी कहते हैं। जिसको है जो यानी ये जो मान्यता है महिलाओं को केवल घर एवं परिवार के केंद्रीय रूप में महत्वपूर्ण मानना, इस मान्यता को रेडिकल नारीवादी, आमूल चूल परिवर्तन जो नारीवादी है वो इस मान्यता को अस्वीकृत करते हैं। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि बेटी फ्रीडमैन ने पुरुषों और महिलाओं के मध्य सार्वजनिक जीवन में सदैव समानता का समर्थन किया। बेटी फ्रीडमैन सार्वजनिक जीवन में
महिला और पुरुष के मध्य समानता का समर्थन करती है। उदारवादी नारीवादियों के विचार में एक बड़ी त्रुटि है कि जिसकी और आमूलवादी नारीवादियों ने ध्यान दिलाया, क्योंकि आमूल नारीवादियों के अनुसार महिलाओं को व्यक्ति के रूप में नहीं अपितु उसका लैंगिक रूप में शोषण हुआ है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि महिलाएं पुरुषों के अधीन है, बल्कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है। जो रेडिकल नारीवादी है, जो आमूल नारीवादी है, वे कहते हैं कि महिलाओं का केवल लैंगिक शोषण नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं, बल्कि लैंगिक आधार पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरी ओर आमूलवादी नारीवादियों के अनुसार उदारवादियों ने मानवीय आधार पर महिलाओं की समस्या को हल करने का प्रयास किया है, लेकिन जब तक महिला एक सामूहिक पहचान और एकता निर्मित नहीं होगी, तब तक लैंगिक समानता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए और नारीवादी भगिनी समाज की संकल्पना देते हैं। वेरी मस्ट सवाल है। सिस्टरहुड की जो अवधारणा है वो कौन देता है? वो देते हैं नारीवाद। तो भगिनी समाज की जो अवधारणा है, जो संकल्पना है, वो नारीवाद से संबंधित है। सिस्टरहुड की संकल्पना। उदारवादियों ने लैंगिक विभाजन को दूर करते हुए पुरुष पर और महिलाओं के मध्य समानता का समर्थन किया, जबकि रेडिकल नारीवादी, आमूल नारीवादी महिला की पृथक पहचान एवं पृथक अस्तित्व के लिए संग्रस्त है। यानी कि रेडिकल नारीवादी और लिबरल नारीवादी के मध्य यहां अंतर को हमें समझना जरूरी है। उदार नारीवादी और आमूल नारीवादी, इनके मध्य भी मतभेद है, इनके विचारों में विभिन्नता पाई जाती है। उदार नारीवाद है जो लैंगिक विभाजन को दूर करने की बात करते हैं, पुरुष और महिलाओं के मध्य समानता का समर्थन करते हैं। लेकिन जो आमूल नारीवादी है वह महिला की एक पृथक पहचान होनी चाहिए। केवल समानता होना पूर्ण नहीं है, महिलाओं को पहचान दिलाना भी जरूरी है, उनका अस्तित्व भी होना चाहिए। ये बात आमूल नारीवादी कहते हैं। लेकिन उदार नारीवादी केवल महिला और पुरुष के मध्य समानता की बात करते हैं। आगे हम नारीवाद का अगला प्रकार देखने जा रहे हैं, वो है उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद को हम कई प्रकार के नामों से जानते हैं। इस उग्र नारीवाद को हम रेडिकल नारीवाद भी कहते हैं। इसको हम रेडिकल या आमूलचूल नारीवाद भी कह सकते हैं। इसको हम कट्टरपंथी नारीवाद भी कह सकते हैं। उग्र नारीवाद, जिसको हम कट्टरपंथी नारीवाद भी कह सकते हैं, रेडिकल नारीवाद भी कह सकते हैं और आमूलचूल नारीवाद भी कह सकते हैं। तो ये चारों नाम एक दूसरे की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं। इंग्लिश में केवल रेडिकल फेमिनिज्म की बात होती है, हिंदी में उग्र नारीवाद, कट्टरपंथी नारीवाद, आमूलचूल परिवर्तनवादी नारीवाद, चारों मुख्य रूप से एक ही। आइए इसके विचार को देखते हैं। क्या कहता है विचार? ये उग्र नारीवाद का विचार कहता है कि सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में विषमता का मूल कारण पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। यानी जो हमें सार्वजनिक और आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक जीवन में जो हमें विषमता दिखाई दे रही है, उसका मूल कारण ही क्या है? पारिवारिक और निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। तो ये कौन कहता है? ये बात करते हैं केवल उग्र नारीवादी। इस प्रकार वही सवाल आ सकता है। इन्होंने विषमता को निम्न रूपों में दर्शाया है।
उगर नारीवाद ने जो विषमता है उसको निम्न रूपों में बताया है कि जो पारिवारिक और निजी क्षेत्र में जो विषमता है उनके कौन कौन से प्रकार है। तो इन्होंने कहा कि पितृसत्ता, पेट्रियार्की, सेक्स एंड जेंडर का घालमेल। हिंदी में दोनों के लिए मुख्य रूप से सेक्स के लिए जो शब्द प्रयोग आता है वो आता है यौन। सेक्स और जेंडर इनमें भी अंतर है। और जेंडर के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है लिंग। सेक्स के लिए यौन शब्द का प्रयोग होता है हमारे राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में, और जेंडर के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं लिंग शब्द का प्रयोग सामाजिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में। इनमें हमें आगे अंतर देखने को मिलेगा। इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है उसका भी हम आगे बात करेंगे मुख्य रूप से। तो सेक्स के लिए यौन शब्द और हिंदी में, और जेंडर के लिए लिंग। हालांकि लिंग शब्द सेक्स और जेंडर दोनों के लिए भी उपयोग हो रहा है सामान्यतः, लेकिन हमारे इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सेक्स के लिए यौन और जेंडर के लिए लिंग शब्द का प्रयोग करें हिंदी में, और इंग्लिश में सेक्स और जेंडर। इसका जो घालमेल है यह भी विषमता के लिए क्या है, उत्तरदायी है। घरेलू कार्यों के मूल्य आकलन प्रबल नहीं। इन जो महिलाओं का जो घरेलू कार्य होता है उसका मूल्य और आकलन नहीं किया जाता है। राजनीति को केवल सार्वजनिक जीवन तक ही सीमित करना, यह मुख्य रूप से विषमता है महिलाओं और पुरुषों के मध्य। कौन कहते हैं? उग्र नारीवादी कहते हैं, रेडिकल नारीवादी कहते हैं। इन्हीं रेडिकल नारीवादियों के अनुसार सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का मूल कारण पारिवारिक और निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है। इस प्रकार का कथन आ सकता है कि निम्नलिखित में से नारीवाद के किस प्रकार के अनुसार सार्वजनिक और आर्थिक जीवन में विषमता का मूल कारण पारिवारिक या निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है? तो उत्तर होगा रेडिकल नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म, या कट्टरपंथी नारीवाद, या उग्र नारीवाद, या आमूल चूल नारीवाद। एक ही बात है। आमूल नारीवादियों ने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधीनता व शोषण के मूल कारणों की खोज की, जहां पर उदारवादियों ने खोज करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने केवल समानता की बात कही। उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के मध्य समानता और उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन आमूल नारीवादियों ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की अधीनता और शोषण के मूल कारण क्या है, उनको खोजने का प्रयास इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि जो मूल कारण है वह परिवार और निजी क्षेत्र में व्याप्त विषमता है, जिसमें पितृसत्ता, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी न होना। इनके अनुसार सार्वजनिक व निजी जीवन के मध्य का विभाजन महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। यह विभाजन मूलतः पितृसत्तात्मक सत्ता का मूल कारण है। परंपरागत रूप में राजनीति को सार्वजनिक जीवन की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया, यानी कि परंपरागत रूप में राजनीति को सार्वजनिक जीवन की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया तथा पारिवारिक क्षेत्र को निजी जीवन का भाग माना गया। कहने का मतलब यह है कि पहले हम राजनीति क्या है, एक सार्वजनिक जीवन की गतिविधि है। राजनीति को सार्वजनिक जीवन की गतिविधि माना जाता है, जबकि पारिवारिक क्षेत्र को निजी जीवन की गतिविधि माना जाता है, निजी जीवन का क्षेत्र माना जाता है। जो विभाजन किया गया सार्वजनिक बनाम निजी, यह महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। यह विभाजन मूलतः अरस्तु के विचारों की देन है। अरस्तु ने भी पारिवारिक जीवन को निजी व गैर राजनीतिक क्षेत्र में माना, यानी अरस्तु ने भी पारिवारिक जीवन को निजी और गैर राजनीतिक क्षेत्र दोनों में विभाजित किया था। जो विभाजन है ये महिलाओं के शोषण का मूल कारण है। कौन कहते हैं? रेडिकल नारीवादी, कट्टरपंथी नारीवादी कहते हैं। जब ये विभाजन समाप्त हो जाएगा तो नारियों को समान अधिकार और उनकी समानता और स्वतंत्रता अपने आप उन्हें मिल जाएगी।
इसकी जो मुख्य विद्वान है यानी कि रेडिकल नारीवाद की समर्थक कौन है, रेडिकल नारीवाद से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन से, तो हम कह सकते हैं शीला फायरस्टोन, शीला रोबाथम फायरस्टोन, केट मिलेट और सिमोन डी बुआ। यह है जो इस रेडिकल नारीवाद की प्रमुख विद्वान हैं। नारीवादियों के अनुसार यानी उग्र नारीवादियों के अनुसार राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है जहां सामाजिक संघर्ष है। उग्र नारीवादी कहते हैं कि राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है जहां सामाजिक संघर्ष है। केट मिलेट जो विद्वान है, अमेरिकी विद्वान है, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स, इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि यह रचना किस विद्वान की है या सुमेलित करने वाला सवाल आ सकता है। तो केट मिलेट की प्रमुख रचना सेक्सुअल पॉलिटिक्स में राजनीति को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि यह शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है। राजनीति है जो शक्ति संरचना पर आधारित संबंध है जिसमें एक समूह द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। कौन कहती है? केट मिलेट कहती है। कहां कहती है? अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में। अपनी पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स में केट मिलेट ने कहा कि जो राजनीति है यह एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें यह शक्ति संरचना पर आधारित है जो एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करती है। इसलिए सरकार व नागरिकों के मध्य का जो संबंध और कर्मचारी व मालिकों के मध्य का संबंध, परिवार में पति और पत्नी के मध्य का संबंध, पिता व बच्चे के मध्य का संबंध राजनीति का क्षेत्र है। बहुत ही अच्छी बात कही है केट मिलेट ने। कि राजनीति जो शक्ति संरचना पर आधारित एक संबंध है जिसमें एक समूह द्वारा दूसरे समूह को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए सरकार व नागरिकों के मध्य का संबंध भी, कर्मचारी और मालिकों के मध्य का संबंध, परिवार में पति और पत्नी के मध्य का संबंध और पिता और बच्चे के मध्य का संबंध एक राजनीति का क्षेत्र है। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? हम कह सकते हैं कि इसके आगे प्रमुख विद्वान है सिमोन दी बुआ का प्रसिद्ध कथन है कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, जो निजी है वही राजनीतिक है, जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, जो राजनीतिक है वही व्यक्तिगत है। यह कथन सिमोन दी बुआ का है और यह है आमूल चूल नारीवादियों का, रेडिकल नारीवादियों का। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है सुमेलित करने वाला। तो सिमोन दी बुआ ने कहा कि जो व्यक्तिगत है वही राजनीतिक है, निजी ही राजनीतिक है। आमूल चूल नारीवादियों के अनुसार परिवार में महिलाओं का शोषण होता है, इसलिए इन्होंने राजनीति को प्रतिदिन की राजनीति कहा। इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। निजी ही राजनीति है, व्यक्तिगत ही राजनीति है। कौन कहती है? सिमोन दी बुआ कहती है। और सिमोन दी बुआ एक रेडिकल नारीवादी विद्वान है। और दूसरी बात है, परिवार में महिलाओं का शोषण होता है, इन्होंने राजनीति को प्रतिदिन की राजनीति कहा। राजनीति को प्रतिदिन की राजनीति कौन से प्रकार वाले कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि रेडिकल नारीवादी है जो राजनीति को प्रतिदिन की राजनीति कहते हैं। अतः घर में कार्य का विभाजन, घरेलू दायित्वों का निर्वहन भी राजनीतिक है। इनके अनुसार निजी जीवन का सारा दायित्व महिलाओं पर छोड़ दिया गया है। निजी जीवन का उत्तरदायित्व राज्य या अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। बच्चों के पालन पोषण का दायित्व नर्सरी या क्रेच द्वारा किया जाना चाहिए। ये बात करते हैं रेडिकल नारीवादी। केवल महिलाओं का काम नहीं है बच्चों का पालन पोषण करना, केवल पारिवारिक संस्था का ये काम नहीं है, ये राज्य भी कर सकता है, समाज भी कर सकते हैं। रेडिकल नारीवादियों ने उदारवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। रेडिकल नारीवादियों ने उदारवादी और मार्क्सवादी नारीवादियों के विचारों का एक प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। इन्होंने महिलाओं के लिए एक विशिष्ट और वैकल्पिक दृष्टिकोण का निर्माण किया, विकास किया। रेडिकल नारीवादियों ने वर्तमान राज्य का विश्लेषण करते हुए कहा कि राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है। रेडिकल नारीवादी कहते हैं कि राज्य का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है, क्योंकि राज्य के द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
पुरुष एवं महिलाओं की पहचान अलग अलग रूपों में निर्मित होती है। महिलाओं के ऊपर राज्यों की शक्ति और प्रभुत्व का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसलिए राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है। यह विश्लेषण है जो रेडिकल नारीवादी करते हैं। अनेक देशों में राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं को मां की संज्ञा दी गई। इन्हें देश की सांस्कृतिक धरोहर का सहभाग माना गया, क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती हैं, इनका पालन पोषण करती हैं और भविष्य की पीढ़ी को तैयार करती हैं। कैरोल पेटमैन भी एक प्रमुख विद्वान है, रेडिकल नारीवादी विद्वान है। कैरोल पेटमैन ने तो यहां तक कहा कि पितृसत्ता के अधीन रहते हुए महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। किसका कथन है? कैरोल पेटमैन का। कैरोल पेटमैन कहते हैं कि पितृसत्ता पैट्रियार्की के अधीन रहते हुए महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने राज्य के निर्माण की सामाजिक समझौते के सिद्धांत का खंडन किया। किसने? कैरोल पेटमैन ने। इनके अनुसार महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में रह रही है। कौन कहती है? कैरोल पेटमैन कहती है। महिलाओं के लिए चयन की स्वतंत्रता निरर्थक है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर पर ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसलिए कैरोल पेटमैन ने कल्याणकारी राज्य को पितृसत्ता राज्य कहा। बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं इस स्लाइड से। कल्याणकारी राज्य को पैट्रियार्की स्टेट किसने कहा? कैरोल पेटमैन ने कहा। इन्होंने कहा कि महिलाएं अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं और प्राकृतिक अवस्था में होने के कारण उन्हें चयन की स्वतंत्रता प्राप्त होना निरर्थक है, क्योंकि वे अपने शरीर पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार के विचार हैं जो कैरोल पेटमैन के हैं, और इनके विचार रेडिकल नारीवादियों में शामिल हो सकते हैं। पितृसत्ता के अधीन रहते हुए महिलाएं स्वतंत्रता नहीं हो सकती या मुक्त नहीं हो सकती, यह बात किसने कही? कैरोल पेटमैन ने कही। अब हम देखते हैं रेडिकल नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता का अभिप्राय निम्नलिखित है। यानी रेडिकल नारीवादी क्या चाहते हैं महिलाओं के लिए स्वतंत्रता के संदर्भ में? इन्होंने कहा कि बच्चा पैदा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए महिलाओं को, विवाह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, गर्भपात का उन्हें अधिकार होना चाहिए, घरेलू हिंसा से उन्हें मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। ये कहते हैं रेडिकल नारीवादी। उपरोक्त स्वतंत्रता मिलने के पश्चात ही महिलाओं के लिए नागरिक व आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व होगा। रेडिकल नारीवादी कहते हैं कि यह स्वतंत्रता यदि पहले प्राप्त हो जाती है, उसके बाद ही नागरिक यानी राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व होगा। अन्यथा सबसे पहले नागरिक और राजनीतिक अधिकार की स्वतंत्रता मिलना निरर्थक है। कौन कहते हैं? रेडिकल नारीवादी कहते हैं ये स्वतंत्रताएं पहले मिलनी चाहिए और उसके बाद ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रेडिकल नारीवादियों ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का जोरदार खंडन किया है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्योंकि नारीवादियों के अनुसार रॉल्स ने पितृसत्ता को स्वाभाविक माना और जॉन रॉल्स महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न मानता है। इसलिए उग्र नारीवादी है, कट्टरपंथी नारीवादी है, रेडिकल नारीवादी है जो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का खंडन करते हैं। क्योंकि नारीवादियों के अनुसार रॉल्स ने पितृसत्ता को स्वाभाविक माना है। न्याय तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं है। नारीवादियों के अनुसार न्याय तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि महिलाएं पितृसत्ता के अधीन हैं। इसलिए कथन आ सकता है नारीवादियों के अनुसार रॉल्स ने पितृसत्ता को स्वाभाविक माना है। न्याय तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं है। नारीवादियों के अनुसार न्याय तार्किक व्यक्तियों के समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि महिलाएं पितृसत्ता के अधीन हैं। और आगे ऑकिन विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि रॉल्स ने परिवार को नागरिकता की पाठशाला व नागरिकों को सामाजिक बनाने का मूल स्थान माना। जॉन रॉल्स ने
परिवार को नागरिकता की पाठशाला व नागरिकों को सामाजिक बनाने का मूल स्थान माना है, लेकिन इन्होंने परिवार में लैंगिक न्याय को अनदेखा कर दिया। जॉन रॉस ने वह परिवार को न्यायपूर्ण मान लिया तथा न्याय की मान्यता को सार्वभौमिक और निष्पक्ष भी कहा गया, जबकि नारीवादियों ने सार्वभौमिकता व समानता की बजाय विभेद पर बल दिया। नारीवादियों ने सार्वभौमिकता व समानता की बजाय विभेद पर बल दिया। तो नारीवादी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का खंडन करते हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है वह अपने आप में त्रुटिपूर्ण है नारीवादियों के अनुसार, क्योंकि जॉन रॉल्स पितृसत्ता को स्वाभाविक मानता है और स्वाभाविक मानने के कारण महिलाएं पितृसत्ता के अधीन हैं, नारीवादी कहते हैं। नारीवादियों के अनुसार यानी उग्र नारीवादियों के अनुसार समाज में निकटता, देखभाल, सहानुभूति जैसे नारीवादी मूल्यों को स्थापित करना ही न्याय है, ये कहते हैं उग्र नारीवादी। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नारीवाद की अवधारणा, नारीवाद की परंपराएं, नारीवाद एक विचारधारा के रूप में, नारीवाद के प्रकार जिसमें हमने पहले उदार नारीवाद और उसके बाद हमने उग्र नारीवाद जिसको हम रेडिकल नारीवाद कहते हैं, इन बिंदुओं को कवर करने का प्रयास किया है। अब हम इस नारीवाद के टॉपिक पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नारीवाद से संबंधित, नारीवाद की अवधारणा पर आधारित अति महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके समक्ष रहे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। नारीवादी अर्थात फेमिनिज्म शब्द का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? नारीवादी फेमिनिज्म शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन 2 राइट होगा। चार्ल्स फूरियर ने नारीवाद यानी फेमिनिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर ये सपन लोकप्रिय समाजवादी है, सपन लोकप्रिय समाजवादी है। कौन? रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर। मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल उदार नारीवादी है, उदार नारीवादी। मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट की महत्वपूर्ण रचना ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन 1793 में हमारे सामने आती है। मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट एक अंग्रेज लेखिका, उदारवादी, नारीवादी दार्शनिक है, इंग्लैंड की। जॉन स्टुअर्ट मिल भी एक प्रमुख नारीवादी विद्वान है और इनकी पत्नी हैरियट टेलर भी एक नारीवादी विद्वान है जो उदार नारीवाद की शाखा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नारीवाद की अलग अलग शाखाएं हैं जिसमें हमने पढ़ा उदार नारीवाद, उग्र नारीवाद और आगे हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, पारिस्थितिकी नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, बहुसांस्कृतिक नारीवाद इत्यादि इत्यादि। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। आगे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष रहे। 18वीं सदी में चार्ल्स फूरियर द्वारा फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग किया गया। नारीवाद शब्द का पहली बार प्रयोग काल्पनिक समाजवादी चार्ल्स फूरियर ने 1837 में महिलाओं के लिए समान अधिकार का उल्लेख करने के लिए किया। नारीवाद राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक लैंगिक समानता को स्थापित करने और प्राप्त करने के लक्ष्य को साझा करता है। यानी कि नारीवाद की जो विचारधारा, जो अवधारणा, जो संकल्पना है वो मुख्य रूप से समानता की घोषक है।
अगला सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ द वुमेन किसकी रचना है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन किसकी रचना है? तो यह है मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट की, इंग्लैंड की विद्वान, अंग्रेज विद्वान मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट। वंदना शिवा है, ये पर्यावरणविद है, पार्थ की नारीवादी विद्वान है वंदना शिवा। यह कैरोलिना पेटमैन, इस बैटमैन की जगह अपने पेटमैन, कैरोलिना पेटमैन, ये एक रेडिकल नारीवादी विद्वान है कैरोलिना पेटमैन। जॉन स्टुअर्ट मिल और मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट ये उदार नारीवादी विद्वान हैं। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 3 नंबर। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किसकी रचना है? किस विचार की रचना है? जास्मिन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल, मेरी वॉलस्टोक्राफ्ट। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। जेएस मिल की रचना है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ऑप्शन 2 राइट होगा। इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाले हैं उनके बारे में हम व्यापक विश्लेषण कर रहे हैं, और इस टॉपिक पर आधारित लगभग 50 प्रश्नों पर हम बात करेंगे। नारीवाद के टॉपिक पर आधारित लगभग 50 अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, तो आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्त्रियों की पराधीनता, जो 1869 में प्रकाशित हुई थी। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन का प्रकाशन कब हुआ? 1869 में। किसकी रचना है? जेएस मिल की, हिंदी में कहते हैं स्त्रियों की पराधीनता। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, ना कि प्रभुत्व पर। यह कथन किसका है? जेएस मिल का है। स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, न कि प्रभुत्व पर। स्त्री पुरुष क्या है? सहचर है, एक दूसरे के सहयोगी है, इसलिए इनका संबंध मैत्री पर आधारित है। जेएस मिल ने मुख्य रूप से विवाह कानून में सुधार और महिला मताधिकार पर बल दिया और सुयोग्य और प्रतिभाशाली महिलाओं को समान अवसर देने की वकालत की। विवाह कानून में सुधार, महिला मताधिकार पर बल दिया और सुयोग्य और प्रतिभाशाली महिलाओं को समान अवसर देने की बात कही, वकालत की। और जॉन स्टुअर्ट मिल है जो जेरेमी बेंथम की तुलना में खुले मतदान का समर्थक है, खुले मतदान का समर्थन करता है और एक से अधिक शिक्षित लोगों को एक से अधिक मतदान करने की अपील करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है कानूनी व्याख्याएं, पितृसत्ता, शासन प्रक्रियाएं, प्राकृतिक अंतर। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? यह सवाल परीक्षाओं में आया हुआ है। आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें यह सवाल आया हुआ था। नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है, तो ऑप्शन 2 राइट होगा, पितृसत्ता, पेट्रियार्की। जबकि कानूनी व्याख्याएं, शासन प्रक्रियाएं, प्राकृतिक अंतर, ये नारीवाद के साथ लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देते। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, नारीवाद क्या है? आपको सर्वोत्तम आंसर का चयन करना है। हमेशा के लिए पुरुषों के आधिपत्य को समाप्त करना ही नारीवाद है क्या? क्या नारीवाद पुरुषों पर महिलाओं का आधिपत्य है? महिलाओं के शोषण को रोकने हेतु संघर्ष है क्या नारीवाद? क्या नारीवाद महिलाओं के समान अधिकार और स्टेटस के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन है? इसमें से आपको सर्वोत्तम आंसर का चयन करना है जो नारीवाद शब्द को परिभाषित करता है। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी, महिलाओं के समान अधिकार और उनकी स्थिति के लिए संघर्षपूर्ण समर्थन है नारीवाद।
ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा तगड़ा सवाल है। सिमोन डी बुआ, बेटी फ्रीडमैन, कैरोलिना पेटमैन, लुइस एरिग्रे। तो ऑप्शन आपका ही राइट होगा, सिमोन दी बुआ। द सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखक है सिमोन दी बुआ। और सिमोन दी बुआ एक रेडिकल नारीवादी विद्वान है, रेडिकल नारीवादी विद्वान है सिमोन दी बुआ। जबकि बेटी फ्रीडमैन एक लिबरल नारीवादी विद्वान है, लिबरल नारीवादी विद्वान है बेटी फ्रीडमैन। द फेमिन मिस्टेक इनकी रचना है, जो 1965 में आई थी। द फेमिन मिस्टेक 1965। कैरोलिना पेटमैन एक रेडिकल नारीवादी विद्वान है, महिला विद्वान है। लुइस एरिग्रे ये एक उत्तर आधुनिक विद्वान है, उत्तर आधुनिक नारीवादी विद्वान है लुइस एरिग्रे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा, द सेकेंड सेक्स, सिमोन दी बुआ। द सेकेंड सेक्स सिमोन दी बुआ। जबकि सेक्सुअल पॉलिटिक्स रचना है वो है केट मिलेट की। सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो रचना है वो है केट मिलेट की, और द सेकेंड सेक्स है सिमोन दी बुआ की। द फेमिन मिस्टेक है बेटी फ्रीडमैन की, अमेरिकी विचारक है बेटी फ्रीडमैन, जिनकी रचना है द फेमिन मिस्टेक 1965। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सिमोन दी बुआ की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकेंड सेक्स में उन्होंने विस्तार से बतलाया कि स्त्री पुरुष का भेद सामाजिकरण का परिणाम है। स्त्री पुरुष का जो भेद है सामाजिकरण का परिणाम है। सामाजिकीकरण यानी समाज से जुड़े समस्त वातावरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर कर समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों के अधिकार के रूप में मांगा नारीवाद है। यानी सामाजिकरण का परिणाम है स्त्री पुरुष का भेद, और सामाजिकीकरण से उत्पन्न इस स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों के अधिकार के रूप में मांग ही नारीवाद है सिमोन दी बुआ के अनुसार। तो मुख्य रूप से द सेकेंड सेक्स ये पुस्तक कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, और यहां से मिलान करने वाला भी सवाल आता है। द सेकेंड सेक्स, द सेक्सुअल पॉलिटिक्स, द फेमिनिन मिस्टेक, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इस प्रकार की पुस्तकों का सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है। अगला सवाल 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी यह विचारधारा मानती है कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुजुर्गों के वर्ग के तुल्य और महिला की स्थिति सर्वारा के समांतर है? निम्नलिखित में से कौन सी यह विचारधारा मानती है कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुजुर्गों नहीं बुजुर्गा वर्ग है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, यहां बुजुर्गा वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी यह विचारधारा मानती है कि परिवार के भीतर पुरुषों की स्थिति बुजुर्गा वर्ग के तुल्य, बुजुर्गा वर्ग के तुल्य और महिला की स्थिति सर्वहारा के समांतर है? उदारवाद, पूंजीवाद, बहुलवाद, मार्क्सवाद। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा मानती है कि परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुजुर्गा वर्ग के तुल्य और महिला की स्थिति सर्वहारा के समांतर है? तो ये मानते हैं मार्क्सवादी। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। बुजुर्गा, सर्वहारा और वर्ग, ये जहां बातें होती वहां आपका तुक्का मार्क्सवाद होना चाहिए।
अगला सवाल है 9 नंबर। निम्नलिखित में से नारीवाद की कौन सी धारा ये मानती है कि समान कार्य के लिए स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए? उदार नारीवादी धारा, उग्र नारीवादी धारा, उत्तर आधुनिक नारीवादी धारा, बहुसांस्कृतिक नारीवादी धारा। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन मिलना चाहिए, ये बात कौन सी धारा कहती है? इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन है उदार नारीवादी, लिबरल फेमिनिज्म। और उदार नारीवादी नारीवाद की पहली लहर है, फर्स्ट वेव है लिबरल फेमिनिज्म नारीवाद की। अगला सवाल और आज की इस वीडियो लेक्चर का अंतिम सवाल है। कल हम नारीवाद पार्ट 2, जिसमें हम नारीवाद के अन्य प्रकार और अन्य परीक्षाओं महत्वपूर्ण तथ्य और अभ्यास प्रश्नों को और देखेंगे पार्ट 2 में। आप उसे भी जरूर देखिएगा पार्ट 2, वो भी नारीवाद पर आधारित होगा। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह कथन किस नारीवादी विचारक का है कि सारा इतिहास नारी पर पुरुषों के अत्याचार की कहानी है और यह पितृसत्तात्मक शक्ति का जीता जागता उदाहरण है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? निम्नलिखित में से यह कथन किस नारीवादी विचारक का है कि सारा इतिहास नारी पर पुरुषों के अत्याचार की कहानी है, पितृसत्तात्मक शक्ति का जीता जागता उदाहरण है? केट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन, सिमोन दी बुआ, जेम्स मिल। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए केट मिलेट। केट मिलेट जिनका यह कथन है कि सारा इतिहास नारी पर पुरुषों के अत्याचार की कहानी, यह पितृसत्तात्मक शक्ति का जीता जागता उदाहरण है, केट मिलेट का यह कथन है। ऑप्शन ए राइट होगा। हालांकि केट मिलेट, सुलामित फायरस्टोन और सिमोन दी बुआ ये तीनों रेडिकल नारीवादी विद्वान हैं। कट्टरपंथी नारीवादी विद्वान हैं। सुलामित फायरस्टोन, सिमोन दी बुआ, केट मिलेट। केट मिलेट की जो पुस्तक है उसका नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स और सिमोन दी बुआ की पुस्तक है द सेकेंड सेक्स। ये तीनों विद्वान रेडिकल फेमिनिज्म की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नारीवाद को मोटे मोटे तौर पर समझने का प्रयास किया है और कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी हमने देखा, इस टॉपिक से किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नारीवाद पार्ट 2, नारीवाद के अन्य और प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, पूंजीवादी नारीवाद, और हम पढ़ेंगे पाश्चात्य नारीवाद, बहुसांस्कृतिक नारीवाद, उत्तर आधुनिक नारीवाद, समकालीन समय में नारियों की प्रासंगिकता, नारीवाद की प्रासंगिकता, प्रमुख अन्य और नारीवादी विद्वान और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, एमसीक्यू के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ हमारा पार्ट 2 आपके समक्ष आएगा।